42 इज हियर। स्वागत और अभिनंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में वायरस से लड़ने का काम करती है। वैक्सीन को वायरस के खिलाफ मानव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया जाता है। वैक्सीन लगने के बाद इम्यून सिस्टम वायरस के हमले से सचेत हो जाता है और उससे बढ़ने से पहले ही मौजूद प्रतिरक्षा तंत्र उसे खत्म कर हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन जब भी कोई नई वैक्सीन दुनिया में आती है तो उससे जुड़ी बहुत सारी अफवाहें और भ्रम भी साथ आ जाते हैं। तो कोरोना वैक्सीन से जुड़े आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब है यह वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कोवैक्सीन या कोविशील्ड में से कौन सी वैक्सीन है सर्वोत्तम, और वैक्सीनेशन से जुड़े आपके प्रश्नों के जवाब। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि दोनों वैक्सीन में फर्क क्या है। सबसे पहले बात कोवैक्सीन की। इसके बनाने की प्रक्रिया ज्यादा विस्तारित है। इसमें पूरे कोरोना वायरस का ही उपयोग किया जाता है। इस वायरस की मारक क्षमता को खत्म कर दिया जाता है, यानी एटेन्यूएट कर दिया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी के शरीर में मांस, नसें आदि कुछ न हो, सिर्फ कंकाल रह जाए, तो वायरस को ऐसा ही बना दिया जाता है। इसके बाद नाम आता है कोविशील्ड और स्पुतनिक वी का। इसमें कोरोना वैक्सीन के पूरे शरीर का उपयोग नहीं किया जाता। कोरोना वायरस में मौजूद सिर्फ प्रोटीन का ही उपयोग किया जाता है। दूसरे वायरस पर कोरोना वायरस की प्रोटीन की चेन लगाकर वैक्सीन को तैयार किया जाता है। वायरस के इसी प्रोटीन को याद करके हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण पहले और ज्यादा मात्रा में हुआ है और यह वैक्सीन दुनिया में अब तक करोड़ों लोगों को दे दी गई है। इसलिए वैज्ञानिकों के पास अध्ययन के ज्यादा आंकड़े हैं। हमें इसके प्रभावों और दुष्प्रभावों के बारे में ज्यादा पता है। इसके उलट कोवैक्सीन का इस्तेमाल अभी भारत के अलावा कुछ ही देशों में किया जा रहा है और कम उपयोग की वजह से हमें अभी भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रही बात कौन सी वैक्सीन सर्वोत्तम है, तो इसका उत्तर यही है कि आपके वैक्सीनेशन सेंटर पर जो वैक्सीन आपको मिल जाए, आपको वही वैक्सीन लगा लेना चाहिए। दोनों ही वैक्सीन आपको कोरोना से सुरक्षा देने में सक्षम है। और आइए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन संबंधी आपके 25 प्रश्नों के जवाब। कोरोना टीकाकरण से संबंधित मुझे ढेर सारे प्रश्न आपने पूछे और इनमें से सभी प्रश्नों को मैंने 25 प्रश्नों में उत्तर देने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि कोरोना वैक्सीन वेज है या नॉन वेज। दुनिया की कोई वैक्सीन बिना वायरस के अंश से नहीं बनती, क्योंकि वायरस में जीवन होता है, तो वैक्सीन नॉन वेज हुई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वैक्सीनेशन के पूर्व खान पान कैसा होना चाहिए। अध्ययन यह बताते हैं कि जिन लोगों में पोषण कम होता है उनमें इम्यूनिटी भी कम होती है, साथ ही एंटीबॉडीज भी कम मात्रा में बनती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन से एक माह पूर्व बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, B6, C, D और E हो। खट्टे फलों, सब्जियों और आंवले के जूस का प्रयोग कीजिए। आपको ताजा आंवला जूस पीना चाहिए। अगर ताजा आंवला ना मिले तो आप आंवले के पाउडर से बने जूस का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन C मिलेगा और शुद्ध आंवला पाउडर का मतलब होता है नेचुरीना। ध्यान रखिएगा कि बोतल बंद आंवले जूस का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और विटामिन D के लिए आप 15 से 20 मिनट धूप में रह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपने पूछा वह है वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद किस बात का ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीन की पहली डोज लगी हो या दूसरी डोज। अगर किसी को 3 दिन से ज्यादा समय तक बुखार और मांसपेशियों में दर्द रहे तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन में एक तरह से मरा हुआ वायरस दिया जाता है, तो इससे आपको बुखार और शरीर दर्द जैसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं, इसके अलावा जिस जगह पर इंजेक्शन लगा है वहां भी दर्द हो सकता है। 3 दिन अगर ये दर्द ना जाए तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद जो लक्षण उभरते हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। बुखार वैक्सीन लगने के 2 से 3 दिनों तक 100 से 102 फ़ारेनहाइट तक रहता है। मांसपेशियों में हल्का दर्द यह भी 2 से 3 दिनों तक रहता है। इससे ज्यादा रहने पर वैक्सीनेशन सेंटर 1075 या नजदीकी डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। हाँ, कोविशील्ड को लेकर विदेशों में खून का थक्का जमने के कुछ मामले आए हैं। भारत में अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। खून का थक्का बनने से नॉर्वे में 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसीलिए कई यूरोपीय देशों ने अभी 60 साल के कम उम्र के लोगों पर कोविशील्ड लगाने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। ये देश कोविशील्ड पर जुड़े नए अध्ययन कर रहे हैं
और उन अध्ययनों में यह पता चला है कि खून का थक्का जमने की संभावना 2.5 लाख में से 1 लोगों को होती है। आपको यहाँ इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि करोड़ों लोगों पर यह वैक्सीन अब तक बिना किसी दुष्प्रभाव के इस्तेमाल की जा चुकी है। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि क्या वैक्सीन को खाली पेट लगवाना ज्यादा अच्छा है? तो इसका उत्तर यह है कि वैक्सीन को कभी भी खाली पेट नहीं लगवानी चाहिए। अगर किसी को लो शुगर की परेशानी है तो खाली पेट वैक्सीन लेने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वैक्सीन लगने के बाद क्या कोरोना हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन यह ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। वैक्सीन लगने के बाद जब कोरोना वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है तो उसकी लड़ाई शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज से होती है, इसलिए हल्के लक्षण जैसे बुखार और मांसपेशियों में दर्द इत्यादि हो सकता है। सांस फूलने जैसी परेशानी, स्वाद या गंध का जाना इत्यादि नहीं देखा गया है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने और मृत्यु होने के खतरे से आपको 100% सुरक्षा मिलती है। मैंने भी कोविशील्ड की दोनों डोज ली थी और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सिर्फ मुझे पैरासीटामोल का ही उपयोग करना पड़ा, ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना अस्पताल जाना पड़ा और ना ही कोई एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड या ब्लड थिनर का इस्तेमाल करना पड़ा। और आइए अब बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में कि एंटीबॉडीज कितने दिनों में तैयार हो जाती है। वैक्सीनेशन की पहली डोज के 3 से 4 दिनों के बाद ही एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन कई लोगों में एंटीबॉडीज कम संख्या में बनती हैं या हो सकता है कि उनमें बने ही ना, इसलिए दूसरी बूस्टर डोज लगवाना जरूरी होता है। जब आप बूस्टर डोज लगवा लेते हैं तो उससे 10 से 15 दिनों के बाद शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। और 8वां प्रश्न है कि क्या वैक्सीन 100% सफल है? आज तक दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जो 100% सफल हो। इन दोनों वैक्सीन के साथ ऐसा ही है। इन्हें 70 से 80% तक सफल कहा जा सकता है। क्लिनिकल स्टडीज और टेस्टिंग में एस्ट्राजेनेटिका कोविशील्ड वैक्सीन 62% से 72% और कोवैक्सीन 81% प्रोटेक्शन देने में सक्षम है। इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोरोना होने या वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद पॉजिटिव होने पर क्या करें? अगर किसी को कोरोना हो चुका है, चाहे उसने वैक्सीन की पहली डोज ली हो या नहीं, उस शख्स को पहली या दूसरी डोज जो भी लेनी है वह कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 45 दिनों के बाद ही लेनी चाहिए। उससे पहले वैक्सीन आपको नहीं लेनी चाहिए। हालांकि सरकार कहती है कि आप निगेटिव होने के 15 दिन के बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि सुपर सीनियर्स को वैक्सीन लगवाने से पहले क्या ध्यान रखें और बाद में क्या ध्यान रखें? 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन जरूर लगवाने चाहिए, बशर्ते उन्हें शुगर, बीपी, किडनी और दिल से संबंधित कोई बीमारी और कैंसर इत्यादि न हो। अगर ये परेशानियां नहीं है तो बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, और अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और वैक्सीनेशन के बाद कोई परेशानी हो तो आपको अपने फिजिशियन से एक बार सलाह लेनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में, और ये प्रश्न है कि एक बार कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो क्या अब मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए? कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में 2 तरह की एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। पहला, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो कोरोना संक्रमित मरीज से वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बनती हैं। दूसरा, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद। भारत के मामले में यह देखा गया है कि यहाँ 1/3 लोगों में कोरोना इन्फेक्शन के बाद प्रतिरोधक क्षमता वाली एंटीबॉडीज विकसित नहीं हुई। दूसरा पहलू यह भी है कि इन्फेक्शन के बाद बनने वाली एंटीबॉडीज अस्थायी होती हैं और कुछ दिनों के लिए ही ये रहती हैं, जबकि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद विकसित हुई एंटीबॉडीज को एक्सपर्ट ज्यादा सुरक्षित और मजबूत एंटीबॉडीज कहते हैं। इसलिए जिन्हें पहले भी कोरोना हो चुका है और अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि कोरोना इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से कब तक सुरक्षित रहेंगे, और सेकेंड डोज में अगर लेट हो जाए तो क्या करें? कोरोना इन्फेक्शन के बाद विकसित हुई एंटीबॉडीज अगले 90 दिनों तक और वैक्सीन के बाद विकसित हुई एंटीबॉडीज 6 से 12 महीनों तक रहती हैं। और अगर आप फर्स्ट डोज के बाद किसी कारण से दूसरी डोज समय से नहीं ले पाते तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। WHO के अनुसार आप दूसरी डोज को 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। अभी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर भारत में उपलब्ध किसी भी टीके का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के लोगों या बच्चों को कोई भी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किन किन लोगों को कोरोना टीकाकरण से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए
जिन्हें किसी भी दवा, फूड, वैक्सीन या सिरप से कोई गंभीर एलर्जी हो, जिसे एनाफिलिक्स एलर्जी भी कहा जाता है। बुखार होने पर खून पतला करने वाली दवाओं के इस्तेमाल करने वाले लोग, इम्यून सिस्टम पर असर डालने वाली किसी भी तरह के दवा का इस्तेमाल करने वाले लोग, कैंसर और HIV के मरीज, जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे फेफड़ों से जुड़ी बीमारी भी कहते हैं, अगर हो तो उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को कोरोना अगर हो जाए तो फौरन ICU में भर्ती होने की नौबत आती है या फिर इन्फेक्शन की गंभीर स्थिति बन जाती है। ऐसे मरीजों को अपना वैक्सीनेशन गंभीरता से प्लान करना चाहिए। वैक्सीन की बारी आने से पहले शुगर जांच जरूर करवा ले। बेहतर है कि 3 महीने की शुगर जांच HB1AC कराएं। शुगर कंट्रोल ना हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और शुगर कंट्रोल होने पर वैक्सीन लगवाएं। और अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं या आपकी डायलिसिस हो रही है तो आपको भी वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, लेकिन आपको वैक्सीनेशन से पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि किन लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन से जुड़ी कोई एलर्जी हो। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं, स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराना चाहिए अथवा नहीं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में अभी सिर्फ 3 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेटिका नाम की ब्रिटिश दवा कंपनी की वैक्सीन है, जिसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर हुई है, लेकिन वैक्सीन का निर्माण भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की गर्भवती 35,000 महिलाओं पर किया गया है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सफलतापूर्वक हुई और उनमें किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले। इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल स्तनपान और गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की गर्भवती महिलाओं की अभी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन इन महिलाओं में वैक्सीन से जुड़े कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले, इसलिए आप इस वैक्सीन को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ले सकती हैं। लेकिन कोवैक्सीन को भारतीय कंपनी भारत बायोटेक के रिसर्च के बाद अपने ही हैदराबाद स्थित प्लांट में बनाया गया है। इसकी रिसर्च में स्तनपान और गर्भवती महिलाओं को नहीं शामिल किया गया है, इसीलिए अभी इस बात के सबूत नहीं है कि ये वैक्सीन इस वर्ग के लिए सुरक्षित होगी अथवा नहीं। इसलिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोवैक्सीन के वैक्सीनेशन के दायरे से बाहर रहना चाहिए। अब आइए बात करते हैं 17वें प्रश्न की कि क्या कोई दूसरी वैक्सीन लगवाने के आसपास कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। तो इसका उत्तर है जी हाँ, किसी भी सामान्य वैक्सीन लेने पर कोरोना वैक्सीन को लिया जा सकता है। इससे ना तो कोरोना वैक्सीन पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही दूसरी वैक्सीन पर। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो है क्या मुझे कोरोना वैक्सीन चुनने का अधिकार होगा कि मैं कोविशील्ड लूं या कोवैक्सीन। तो इसका उत्तर है नहीं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। सरकार ने दोनों ही वैक्सीन को सुरक्षा और क्वालिटी के मानकों की टेस्टिंग के बाद ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है। जिस भी सेंटर में वैक्सीनेशन का नंबर आपका आएगा, उस सेंटर में जो वैक्सीन सभी को दी जा रही है वही वैक्सीन आपको दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में, जो है वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन की अपेक्षा दवा बनाना इतना मुश्किल क्यों है। इसका उत्तर यह है कि वायरस स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं। कई तरह की पर्यावरण आधारित परिस्थितियों जैसे रेडिएशन और रासायनिक तत्वों इत्यादि वायरस के म्यूटेशन की वजह बनते हैं। वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर चुपके से हमला करते हैं और रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने वाले साइटोकाइन को कमजोर करते हैं। यही वजह है कि हमारे वैज्ञानिकों को HIV एड्स कंट्रोल करने की दवा बनाने में 30 से 35 साल का समय लगा। कोई भी एंटीवायरल दवा उस तरीके से असर नहीं करती जिस तरह जानवरों पर टेस्टिंग के दौरान असर दिखता है। इसलिए किसी भी वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग ही सही माना गया है। अब आइए बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद अगर मेरे इलाके में नए स्ट्रेन के केसेस बढ़ते हैं तो क्या मैं सुरक्षित रहूंगा। किसी भी वायरस में कभी भी म्यूटेशन यानी उसके जीन में अचानक बदलाव हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं जिसे वैज्ञानिक रोक नहीं सकते। अभी जो कोरोना वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है वह वैक्सीन मौजूदा ब्रिटिश वेरिएंट, साउथ अफ्रीका, ब्राजील स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट इंडियन स्ट्रेन के प्रति शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर सकती है। और आइए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में कि भविष्य में इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। भविष्य में कोरोना वायरस हमारे बीच मौजूद तो रहेगा, लेकिन उसका असर बहुत कम होगा। टारगेट ग्रुप को कोरोना वैक्सीन देने से इन्फेक्शन को घटाया जा सकता है और मुमकिन है वायरस को नए लोग संक्रमित करने के लिए मिले ही ना। इन्फेक्शन के केस कम होने पर वायरस कमजोर स्थिति में माना जाता है
वह वातावरण में तो मौजूद रहेगा लेकिन उसका सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और आइए अब बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में कि वैक्सीन की दूसरी डोज न लेने के नुकसान क्या हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज न लेने का मतलब है कि वैक्सीन न लेना। दरअसल वैक्सीन की एक डोज शरीर में जिस मात्रा में एंटीबॉडीज विकसित करेगी वह आपको इन्फेक्शन से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए दूसरी डोज लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद नंबर आता है 23वें प्रश्न का कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा होगा। इसका उत्तर यह है कि फौजियों को दुश्मन की गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है ताकि उन पर गोली का असर न हो या कम हो। इसका मतलब यह नहीं है कि फौजी बिना किसी वजह के दुश्मनों के सामने चला जाए। ऐसा करने से भले ही जवान की जान न जाए लेकिन गोली की वजह से उसे चोट तो लग सकती है, वे घायल हो सकते हैं। इसके अलावा जो अंग बुलेट प्रूफ जैकेट से नहीं ढके हैं वहां गोली लग सकती है। यही बात वैक्सीन पर भी लागू होती है। यह कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से जान बचाने के लिए है। शरीर में पहुंचने पर यह वायरस कुछ परेशानी तो पैदा कर ही सकता है। चूंकि वैक्सीन 70 से 80% ही कारगर है, इसलिए बाकी 20 से 30% लोग कौन होंगे यह बताना मुश्किल है। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में कि क्या पीरियड्स में वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। इस विषय पर हजारों अध्ययन उपलब्ध हैं जो हमें बताते हैं कि पीरियड में वैक्सीनेशन कराने से किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और न ही इससे शरीर में एंटीबॉडीज बनने में कोई परेशानी है। और आइए अब बात करते हैं 25वें और अंतिम प्रश्न के बारे में कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन से बच्चे पैदा करने की क्षमता पर कोई असर पड़ता है और कोरोना वैक्सीन में किसी जीव का खून मिला हुआ है। तो इसका उत्तर यह है कि इस तरह का भ्रम एक खास तबके द्वारा हमेशा से ही फैलाया जाता है। पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनोकोकल वैक्सीन को लेकर ऐसे भ्रम लोगों ने पहले भी डॉक्टरों से साझा किए हैं। 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जब दुनिया में पहली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को बनाया था, तब से लोगों में बच्चे पैदा करने की क्षमता वाली अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में जनसंख्या में कोई कमी नहीं हुई और अध्ययन भी इस बात को साबित करते हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा यह कोरी बकवास है कि वैक्सीन के निर्माण में गाय, सुअर या किसी भी जीव का कोई अंश या खून मिला हुआ है, इसलिए आपको इस अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और मुझे उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीनेशन संबंधित आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको यह वीडियो जरूर देगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।